क्योंकि हम लोग फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की एनाटॉमी की बात कर रहे थे, तो हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एनाटॉमी ऑफ फीमेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ये हम लोग अभी गायनी का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। इसके पहले हम लोग ऑप्स का फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं, और हम लोग जैसे शुरू में बात किए थे कि हम लोग अल्टरनेट पढ़ेंगे, एक चैप्टर ऑप्स का और एक चैप्टर गायनी। तो एक चैप्टर हम लोग ऑप्स का देख चुके हैं, हम लोग गायनी का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, जो कि बेसिक है। ठीक है, शुरुआत जैसे यहीं से। तो हम लोग इसमें जैसे कुछ बातें किए थे, हम लोग ये बात किए थे कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो पार्ट जो जैसे एक्सटर्नली विजुअल होता है, एक्सटर्नली विजुअल होता है, उस पार्ट को हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं। और वो पार्ट जो एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है, उसे हम लोग इंटरनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो पार्ट, वो हिस्से जिन्हें आप बाहर से देख सकते हैं, उन्हें एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं। लाइक इसमें जो हम लोग बात किए थे, वेस्टिब्यूल की बात किए थे, वेस्टिब्यूल। हम लोग बात किए थे कि वेस्टिब्यूल में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक क्लाइटोरिस, और कुछ ओपनिंग्स होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, और कुछ बगल से जैसे बर्थोलिन ग्लैंड की भी ओपनिंग होती है। ये बातें हम लोग देख चुके हैं। हम लोग जैसे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में हम लोग बात किए थे कि वो हिस्से जिन्हें हम लोग नॉर्मली नहीं देख पाते, दैट इज वेजाइना, यूट्रस, यूट्रस, ओवरी, एंड जैसे फेलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे, जो वेजाइनल स्ट्रक्चर में हम लोग बात किए थे कि जैसे ये सर्विक्स की ओपनिंग है, ये सर्विक्स की ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह के वेजाइनल ओपनिंग्स होती हैं, जिन्हें फॉर्निक्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉर्निक्स कहलाता है, फॉर्निक्स, गड्ढा। ठीक है, तो दिस इज द इंटीरियर, और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है, एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स इज द डीपेस्ट फॉर्निक्स। ये बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग यूट्रस की बात कर रहे थे। यूट्रस में हम लोग जैसे ये बात किए थे कि ये जैसे पायरिफॉर्म से स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली, और आप देखेंगे इसको तो जैसे 8 सेंटीमीटर का ये स्ट्रक्चर होता है, 8 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर, जो कि जैसे इसको हम लोग जब बनाते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो वॉल होती है, ये जो वेजाइनल वॉल, ये मसल्स हैं, और ये इधर की मसल्स हैं। तो हम लोग जैसे बात किए थे कि यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला जैसे नेक कहलाता है, और इस नेक को हम लोग इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस। और इसके नीचे जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स। और इसके ऊपर ये जो पूरा पार्ट है, ये कार्पस कहलाता है, कार्पस, या बॉडी इसको बोलते हैं, कार्पस या बॉडी। हम लोग बात किए थे कि ये जो कार्पस या बॉडी है, ये 5 सेंटीमीटर का होता है, और ये जैसे 1.5, एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 0.5 का होता है, तो ये हो जाता है लगभग 8 सेंटीमीटर। तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग
उसके आगे जैसे ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स की बात करेंगे, और कुछ और स्ट्रक्चर जैसे वेजाइनल, ये जो यूट्रस की जो वाल है, इसकी हम लोग बात करेंगे। जो यूट्रस की जो वाल है, क्योंकि हम लोग आपस में एक बात पढ़े थे ऑब्स्टेटिक्स में, जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़े थे, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो जहाँ से हम लोग लास्ट लेक्चर पे बात किए थे, आज हम लोग उसके आगे की बात करने जा रहे हैं। तो जैसे यूट्रस की बात हम लोग कर रहे थे, तो यूट्रस, तो हम लोग यूट्रस की वाल देखने जा रहे हैं। तो यूट्रस की जो वाल होती है, जो दीवारें होती हैं, ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो सबसे बाहर की तरफ जो वाल होती है, जैसे ये सबसे बाहर की तरफ जैसे ये है, जैसे इसे आउटर, 3 लेयर होती है। एक को आउटर बोलते हैं, एक को मिडल बोलते हैं, यानी कि जो बीच में होती है, और एक इनर होती है, अंदर की तरफ होती है। जो बाहर की तरफ होती है, इसे पेरीमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और ये जो मिडल में होती है, बीच में, यहाँ पे जैसे इसके बाद ये शुरू हो जाती है, और ये सबसे मोटी लेयर होती है ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है फॉर द प्रेगनेंसी। जैसे प्लेसेंटा को इसी में धंसना रहता है, ठीक है। तो मिडिल लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड मायोमेट्रियम इज द मेनली मसल लेयर होती है, मस्कुलर लेयर, मायोमेट्रियम, दिस इज द मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर। और इसके काम काफ़ी जैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको जैसे गार्ड ने एक अलग तरीके से बनाया है, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें, ये मिडिल वाली लेयर को, मिडिल वाली जो मायोमेट्रियम है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लिए। केवल मायोमेट्रियम को हम लोग बड़ा किए हैं, मायोमेट्रियम को केवल, ठीक है। दिस इज मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम होती है, तो इसमें मसल्स का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके से होता है। ये बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं इनमें, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। और ये बीच में इनके किनारे जो है, ये सर्कुलर मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और इनके बीच में जो इनको कनेक्ट करता है जो स्ट्रक्चर, दिस इज द क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें यूटराइन आर्टरी जैसे आती हैं, जिसे लिविंग लिगेचर बोलते हैं। यही स्ट्रक्चर जैसे और बड़ा हो जाता है इन प्रेग्नेंट वुमेन, दिस इज द लिविंग लिगेचर। लिविंग लिगेचर की बात हम लोग जब आप्स पढ़ रहे थे तो वहाँ किए थे, यहाँ थोड़ी डिटेल बातें कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर ये होती, और दिस इज द इनर, इनर सर्कुलर लेयर, ठीक है। इनर सर्कुलर लेयर होती है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक पतली सी यही लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है ईच मंथ एट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम इसके अंदर लेयर होती है, ठीक है। नॉर्मली इसको हम लोग प्रेग्नेंट लेडी में ये नाम दिया गया है, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ये और ब्रॉड हो जाता है, लेकिन इन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, क्योंकि लगभग यूट्रस ही 7 सेंटीमीटर का होता है, लगभग, ठीक है। एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ये हम लोग बात किए थे। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में इसको लिविंग लिगेचर नहीं बोलते, बल्कि इसको बोलते हैं इंटरकैलेटिंग लेयर। इंटरकैलेटिंग का मतलब जैसे ये जोड़ रहा होता है, इंटरकैलेटिंग लेयर की जो इनर सर्कुलर लेयर है, और
आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है उसको जो जोड़ रहा होता है, दिस इज द इंटरकेलेटिंग लेयर। और इसी को जब प्रेगनेंसी में जैसे यूट्रस की साइज बढ़ने लगती है और प्लेसेंटा भी इसमें धंसने लगता है, तो जैसे इसमें यूट्राइन आर्टरी भी इसमें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, स्पायरलिंग होने लगती है। स्पायरलिंग का मतलब स्पाइरल हो के जैसे इसी में आने लगती हैं, उस समय यूट्रस को ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये लिविंग लिगेचर का काम होता है कि जैसे देखिए ये जैसे ये है क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर, और यहाँ से जब प्लेसेंटा जब उखड़ता है, प्लेसेंटा जब उखड़ता है आफ्टर द डिलीवरी, तो इसका काम होता है कि तुरंत जैसे ऐसे हो जाना, अभी तो ऐसे है, तुरंत ऐसे बंद हो जाना। और ये बंद होकर के जो इसमें आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड जो हेमरेज है उसको रोकती है। नेचुरल अरेंजमेंट है, ये नेचर का अरेंजमेंट है कि कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, इसलिए इसको ऐसा रखा जाता है। ठीक है कि ज्यों ज्यों जो है इसमें से प्लेसेंटा निकला, ज्यों ये तुरंत बंद हो जाती हैं, और बंद होकर के जो इसमें आर्टरीज आई हैं उनको उनको जैसे क्लोज कर देती हैं। जैसे जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। आप जानते हैं कि मोस्ट कॉमन काज जो डेथ होता है मदर में, मैटरनल, वो यही इसी टाइम होता है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम की दो लेयर होती है, दो लेयर, एक को बोलते हैं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल longitudinal layer, this is the outer, and this is the circular layer. Circular is the inner layer, inner layer होती है, और इनके बीच में इन दोनों को जो कनेक्ट करती है दैट इज इंटरकैलेटिंग लेयर, इंटरकैलेटिंग लेयर होती है, जो कि बाद में लिविंग लिगेचर का काम करती है। ये हम लोग ऑब्स्टेटिक्स में पढ़े थे और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन। लिविंग लिगेचर जो इनर लेयर होती है, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी जैसे शेड ऑफ होती रहती है, ये बनती बिगड़ती रहती है, शेडिंग ऑफ। ठीक है, एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड इसकी शेडिंग होती रहती है, बनती है बिगड़ती है एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो ये यूट्रस की कुछ बातें, अभी और भी बातें हैं, लेकिन यूट्रस के बाद हम लोग ये वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है, तो और आगे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ये यूट्रस की जैसे मेन बात हो गई, मेन कहानी। अभी तो इसका आर्टरी देखना है, वेंस देखना है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और उसके साथ साथ इसका और सपोर्ट देखना है कि कैसे सपोर्ट रहता है, कैसे ये पेल्विक आर्गन में एक मस्कुलर आर्गन होते हुए भी एक फिक्स शेप में रहता है, तो कैसे रहता है। ठीक है, तो ये हो गया होगा। अब हम लोग सर्विक्स की बात करने चल रहे हैं। अभी ये बातें हम लोग और भी आर्गन के साथ देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है कि यूट्रस अलग से, सर्विक्स अलग से, या फेलोपियन ट्यूब अलग से होता है, सब एक ही साथ होता है। तो सर्विक्स, तो जैसे सर्विक्स क्या है, सर्विक्स एंड दिस इज द, ये मसल्स, ये मसल्स हैं, इधर भी जैसे ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, और इधर जो है, इधर जैसे ये वेजाइना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर्स को बड़ा करके बनाए हैं ताकि दिखे। तो ये वाला जो पार्ट, ये वाला, ये वाला नेक कहलाता है, या इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, कि दिस इज द इस्थमस।
और ये वाला हिस्सा कार्पस कहलाता है, कार्पस। और ये वाला, अब हम लोग थोड़ा अंदर की बात करेंगे, यानी कि डीप में चल रहे हैं, कि इतना जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये सर्विक्स होता है, ये जो है सर्विक्स कहलाता है। बातों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि अगर आपने ध्यान से एक बार भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो कितना हिस्सा सर्विक्स होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सर्विक्स होता है। और सर्विक्स का ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट कहलाता है, ये इसे इंटरनल ओपनिंग कहते हैं, या इसको इंटरनल ऑस बोलते हैं। दिस इज द इंटरनल ऑस एंड दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग, दिस इज द एक्सटर्नल ऑस। इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सर्विक्स है। इसमें अंदर की तरफ जो ओपनिंग है, दिस इज द इंटरनल ऑस, और जो बाहर की तरफ है दैट इज एक्सटर्नल ऑस। और सर्विक्स का कुछ हिस्सा आप देख रहे होंगे कि वेजाइना के अंदर होता है। सर्विक्स का कुछ हिस्सा वेजाइना के अंदर होता है। यही पार्ट हम लोग फील करते हैं बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में। जब आप किसी नॉन प्रेग्नेंट लेडी की बात करते हैं तो एक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल फील होता है, आप फेल्ट करेंगे, ठीक है। जब आप किसी, जैसे प्रेग्नेंट लेडी या मल्टीग्रेविडा लेडी का आप जब सर्विक्स जांच करते हैं तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो जो वेजाइना के अंदर होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग पोर्सियो वेजिनेलिस बोलते हैं। कि पोर्सियो वेजिनेलिस पूछा जाता है कि क्या है, तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझनी है, हर बात एकदम लिख करके रटना नहीं है, क्योंकि बुक्स में तो वैसे ही लिखा गया है। बुक्स में अगर रटना रहे तो हम लोग वहीं से रटेंगे, समझेंगे क्यों, तो हम लोग समझ रहे हैं कि पोर्सियो वेजिनेलिस इज द एरिया जो कि जैसे वेजाइना में होता है, यूट्रस का वो हिस्सा या सर्विक्स का वो हिस्सा। आप इस बात को लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ सर्विक्स, पार्ट ऑफ सर्विक्स, सीएक्स का मतलब सर्विक्स होता है इन वेजाइना, इन वेजाइना। और और ये वाला फॉर्निक्स कहलाता है, ये हम लोग बात किए ही थे, ये फॉर्निक्स होता है, फॉर्निक्स होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। तो सर्विक्स इज ए, इट इज ए स्ट्रक्चर, इट इज ए स्ट्रक्चर बिटवीन इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस के बीच का जो हिस्सा है वो वो जैसे सर्विक्स कहलाता है। अब सर्विक्स का दो वाल हम लोगों को दिख रही है, जैसे हम लोग तो सामने से देख रहे हैं। जब आप किसी फीमेल में देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं। विजिबल इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में जैसे ये 7 सेंटीमीटर का तो पूरा यूट्रस ही होता है, ये पेल्विक आर्गन होते हैं, ठीक है। और इधर जैसे ओवरी होती, इधर ओवरी होती, और यहीं पे जैसे वेजाइना होती है। तो जब आप इसको देखेंगे तो दिखता नहीं है। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो लेटरल वाल देख रहे हैं, एक तो इस साइड राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। लेकिन एक जो पीछे जो वाल है पीछे, वो हम लोग को नहीं दिख रही है। और जो इसके आगे एक होगी आगे की तरफ, वो भी हम लोग को नहीं दिख रही है। आप इमेजिन करिए, क्योंकि ये 3D डायग्राम होता है और 4 वाल होते हैं इसमें, एक तो इधर, एक पीछे, एक आगे। तो इन पे फोल्ड्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम लोग फोल्ड्स नहीं बनाए हैं। अगर फोल्ड्स होते तो इनको ऐसे मुड़ा मुड़ा सा बनाते, फोल्ड्स बनाते, लेकिन इनमें फोल्ड्स नहीं होते हैं। लेकिन बाकी के जो पीछे की तरफ और आगे की तरफ जो जो स्ट्रक्चर है, जो वाल है, उसमें फोल्ड्स होते हैं। और फोल्ड्स इसलिए होते हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी
इसको जैसे डायलेट होना रहता है, बच्चे का जैसे हेड पास करता है या पूरी बॉडी पास करती है, तो ये डायलेट कहाँ से होगा अगर पहले से व्यवस्था नहीं रहेगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर वॉल ऑफ सर्विक्स वॉल ऑफ सर्विक्स हैविंग, जैसे इनको फोल्ड्स ऑफ मसल्स बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ मसल, फोल्ड्स ऑफ मसल्स, जिन्हें रूगी के नाम से जानते हैं, नॉट रूबी, रूगी। और इन रूगी को एक नाम दिया गया है, दे आर द आर्बोर विटी। पूछा जाता है कि आर्बोर विटी क्या है। ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, ये आर्बोर विटी क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए, मेडिकल अफसर का स्क्रीनिंग आपने निकाल लिया है, वाइवा में पूछते हैं हम लोग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि आर्बर, ये आर्बर होता है, आर्बर विटी क्या होता है। तो आर्बर विटी सिंपली ये जो सर्विक्स की एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल में कुछ फोल्ड्स होते हैं, और यही फोल्ड्स प्रेगनेंसी के जो जो हम लोग बात करेंगे डिलीवरी उस समय, जैसे स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेज ऑफ जो डिलीवरी होता है, उसमें जो पेन होता है वो इन्हीं यही डायलेट कर रही होती हैं, जैसे फैल रही होती हैं, फैल रही होती हैं, इसलिए पेन होता है जो लास्ट स्टेज होता है लेबर का। तो ये भी बात हम लोग लिख लेंगे, ये बात हम लोग यहीं कर लेंगे कि जो पेन होता है लेबर के दौरान, पेन, पेन, तो पेन अगर अर्ली लेबर में हो रहा है, शुरुआती दौर में ही हो रहा है, तो वो जो पेन होता है अर्ली लेबर में, ये होता है कि ये बिकॉज ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कि जैसे जो यहाँ पे फीटस है, जो बेबी है, कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लेबर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ हम लोग पूरी बात करेंगे, लेकिन लेट लेट स्टेज में, जैसे बाद वाले अगर स्टेज में जो दर्द हो रहा होता है, वो सर्विक्स डायलेट कर रहा होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन की वजह से पेन हो रहा होता है, डायलिटेशन, डायलिटेशन की वजह से पेन हो रहा होता है। एक और चीज पूछा जाता है कि ये जो सर्विक्स है, यहाँ से जैसे कुछ सिक्रीशंस होते हैं नॉर्मली। ठीक है, कुछ चीजें सिक्रेट की जाती हैं, सिक्रीशन, सिक्रीशन जो होता है सर्विक्स से। तो होता क्या है कि जब जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जब होता है आफ्टर कॉपुलेशन, जब स्पर्म यहाँ आते हैं, स्पर्म जैसे आ गए मान लीजिए यहाँ, तो स्पर्म को जैसे जाना रहता है इधर ओवरी के पास, तो स्पर्म की लाइफ होती है लगभग 3 दिन के आसपास होती है, 3 दिन के आसपास लाइफ होती है। उन 3 दिनों की लाइफ में जैसे इनको जिंदा रहना है, और इनके पास जैसे स्टोर फूड नहीं होता है, उस दौरान इनको जीवित रहना है। तो नॉर्मली हमेशा यहाँ से सर्विक्स से यहाँ से फ्रक्टोज रिलीज होता रहता है, फ्रक्टोज ये नॉर्मल हमेशा रिलीज होता है, बस जैसे फ्रक्टोज होता है, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होती हैं, ये हमेशा रिलीज होती रहती हैं। ठीक है, और यही जैसे जब स्पर्म आता है तो उसके न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करती हैं, जैसे स्पर्म आया तो उसको जिंदा रहने के लिए उसके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ सर्विक्स में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्विक्स में जो सिक्रेशंस होते हैं, ये मेन जैसे फ्रक्टोज होते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। ये क्यों होती हैं? ये न्यूट्रिशन देती हैं,
फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। एक और बात यहाँ लिखेंगे कि सर्विक्स में सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए ये जैसे दो आर्गन को जोड़ रहा होता है, एक तो वेजाइना एक यूट्रस, दोनों को बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और हम लोग यहीं गायनी में ही पढ़ेंगे सर्वाइकल कैंसर, इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग वहाँ यहाँ पे बस छोटी सी बात लिखेंगे कि देयर इज, एक लाइन लिखेंगे, बात बहुत बड़ी सी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर कैंसर। ठीक है, इन फीमेल, तो इसमें जैसे सर्विक्स कारण क्या है? ड्यू टू ट्रांजिशनल एरिया। ये ट्रांजिशनल एरिया होता है, ट्रांजिशनल एरिया होने की वजह से यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और होते भी हैं। अब एक बात जो एग्जाम में जैसे पूछा गया है कि जब जैसे किसी गर्ल का जैसे जन्म होता है तो ये रेशियो अलग अलग होता है। कार्पस, इसको बोलते हैं कि ये कार्पस, ये जो बॉडी है यूट्रस की, कार्पस और सर्विक्स का रेशियो पूछा जाता है। तो जब किसी बच्ची का जन्म होता है तो कार्पस छोटा होता है, कार्पस छोटा होता है और सर्विक्स बड़ा होता है, लंबा होता है। इन बातों को हम लोग लिखेंगे। देयर इज, इसको बोला जाता है कार्पस, कार्पस या बॉडी, बॉडी एंड सर्विक्स, सर्विक्स रेशियो। ठीक है, कार्पस एंड सर्विक्स रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज द कार्पस, कार्पस इज टू सर्विक्स, सर्विक्स का रेशियो। तो जैसे जब किसी बच्ची का जन्म होता है एट बर्थ, तो बर्थ स्टेज में ये देखा गया है कि जैसे ये जो बॉडी है, जो कार्पस है, ये छोटा होता है और सर्विक्स बड़ा होता है, सर्विक्स बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 1:2 का रेशियो होता है। सर्विक्स बड़ा होता है जन्म के समय किसी भी बच्ची में। लेकिन जब यही बच्ची जैसे प्यूबर्टी एज को अचीव करती है, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी को जब ये अचीव करती है तो ये उल्टा हो जाता है। तब कार्पस की साइज बढ़ जाती है और सर्विक्स की साइज छोटी हो जाती है। ठीक है, तो एट प्यूबर्टी ये 2:1 होता है। इस बात को याद रखेंगे, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन एट रिप्रोडक्टिव एज, एट रिप्रोडक्टिव एज हम लोगों के यहाँ इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव एज काउंट किया जाता है वो 15 से 45 ईयर तक काउंट किया जाता है, 15 to 45 ईयर जो एज होती है। तो रिप्रोडक्टिव एज में जो रेशियो होता है वो देखा गया है कि ये बॉडी जो है कार्पस और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, सर्विक्स उतना ही रहता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जन्म के समय, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि जन्म के समय कार्पस छोटा होता है, सर्विक्स बड़ा होता है, उसके बाद कार्पस बड़ा होता चला जाता है, कार्पस बड़ा होता चला जाता है। और ये रेशियो आपको 3:1 या 4:1 का रेशियो मिल सकता है, 3:1 या 4:1 रिप्रोडक्टिव एज। लेकिन जब यही यही बच्ची बड़ी होकर के जैसे मेनोपॉज को अप्रोच कर रही है, जब मेंसेस जैसे बंद हो गए, इन्हें मेनोपॉजल लेडी, तो मेनोपॉजल लेडी में जैसे दोनों बराबर हो जाते हैं कि कार्पस जितना बड़ा है उतना बड़ा ही सर्विक्स, तो ये रेशियो 1:1 का हो जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1:1 कार्पस या सर्विक्स रेशियो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन।
एक और बात कि ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स, ये जो स्ट्रक्चर सर्विक्स, यहाँ पे आफ्टर जैसे कंसीव हो गया, जब कंसीवमेंट, तो कंसीवमेंट के बाद से जैसे मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेगनेंसी के बाद से यहाँ से डिस्चार्जेस निकलते हैं म्यूकस के, म्यूकस को डिस्चार्ज किया जाता है और इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसको म्यूकस प्लग बोलते हैं। इस रास्ते को जैसे बंद कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं म्यूकस प्लग। ये प्रेग्नेंट लेडी में बनता है और आफ्टर कंस्यूमेंट, और इसलिए बनता है कि इधर के इन्फेक्शंस न जाने पाए आगे, क्योंकि आगे यहाँ पे एक फीटस ग्रो कर रहा है। अगर ये इन्फेक्शंस आगे पहुँचेंगे, इन्फेक्शंस आगे पहुँचेंगे तो ये जैसे इस बच्चे को इन्फेक्ट कर देंगे, पूरा एमनियोटिक कैविटी को ही इन्फेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज म्यूकस प्लग, म्यूकस प्लग फॉर्मेशन अकर इन प्रेगनेंसी। एक म्यूकस की प्लग बना करके जैसे रास्ता बंद कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिक्योरिटी, बहुत सुरक्षा रखी जाती है माँ की तरफ से बच्चे के लिए। ठीक है, प्लेसेंटा से भी बहुत सारे बैरियर हैं जो आते नहीं हैं, लेकिन जो कल हम लोग टीएसआई पढ़ रहे थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्रेव्स डिजीज में, ये एंटीबॉडीज बच्चे में एंटर कर जाती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, ये बातें हम लोग आगे करेंगे। तो ये सर्विक्स की बात हो गई। आगे अब हम लोग फैलोपियन ट्यूब पे चल रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस की बात हो गई है, कुछ कुछ सर्विक्स की बातें, अब यूट्रस की बातें, ये फैलोपियन ट्यूब की बात। फैलोपियन ट्यूब, अभी हम लोग यूट्रस की तो बात कर चुके, थोड़ी सी अभी और बात करनी है। हेडिंग डालेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सल्पिंग्स। हम लोग आगे पढ़ेंगे सल्पिंजाइटिस। कई बार फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होते हैं। तो अभी तो हम लोग बीमारी पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसा होता है। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये जैसे यूट्रस है और ये इधर भी होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब इज ए, ट्यूब नाम ही है। तो जैसे मान लीजिए, जैसे ये बॉडी है, बॉडी इज, मान लीजिए यूट्रस मान लेते हैं, तो जो दोनों हाथ निकले हुए हैं ये जैसे फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे कोई पर्सन है तो ये यूट्रस और ये फैलोपियन ट्यूब। तो ये वाला जो हिस्सा होता है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला हिस्सा जो है, इतना यूट्रस के अंदर ही रह जाता है। यूट्रस का जो ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये मसल्स हैं यूट्रस की, और इधर भी है। ठीक है, तो इतना जो हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब का, ये जैसे यूट्रस में ही रह जाता है, और इस हिस्से को हम लोग इंट्राम्यूरल बोलते हैं, इंट्राम्यूरल।
या एक और नाम दिया जाता है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल। ठीक है, तो ये हिस्सा इंट्राम्यूरल हो गया, और ये वाला जो हिस्सा होता है ये, दिस इज इस्थमस। यहाँ पे भी इस्थमस होता है, इस्थमस। और ये वाला जो हिस्सा होता है दिस इज एम्पुला, इसे एम्पुला बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम। तो यूट्रस, ये फेलोपियन ट्यूब के चार पार्ट, इनफंडिबुलम, चार पार्ट। पहला पार्ट इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल, दूसरा इस्थमस, तीसरा एम्पुला, और ये इनफंडिबुलम। अब हम लोग लंबाई की बात कर लें, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जो इंट्राम्यूरल स्पेस होता है ये कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है। तो ये 1.25 सेंटीमीटर का होता है, 1.25 सेंटीमीटर का। ये जैसे इतना, ये जो स्पेस है ये 1.25 सेंटीमीटर होता है, इतना बड़ा, 1.25 सेंटीमीटर का। इसकी डायमीटर भी पूछी जाती है कि कितना ये चौड़ा होता है। तो 1.25 सेंटीमीटर जैसे इसकी ये लेंथ होती है, और ये 1 मिलीमीटर वाइड होता है, 1 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 1 मिलीमीटर। इस्थमस, इस्थमस जो है ये 2.5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रक्चर होता है, 2.5 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो चौड़ाई होती है दिस इज आल्सो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर, मिलीमीटर इज विड्थ। एम्पुला, एम्पुला जो होता है, एम्पुला दिस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। और इसका जो, इसका ये जो विड्थ होती है दिस इज आल्सो 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। जो इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम, ये ये होता तो 1.25 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन इसकी जो विड्थ होती है ये 6 मिलीमीटर होती है, सबसे चौड़ा यही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि जो इंट्राम्यूरल स्पेस है या इंट्राम्यूरल जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, वो कितना इसकी लेंथ होती है। तो लेंथ इज 1.25 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। एंड इसकी जो लेंथ होती है इस्थमस की दिस इज द 2.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज आल्सो 2.5 मिलीमीटर। एंड दिस एम्पुला, इसका जो लेंथ है दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड दिस इज 5 मिलीमीटर विड्थ स्ट्रक्चर। और ये जो है इन्फंटिबुलम, इसका जो लेंथ है दिस इज 1.25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 मिलीमीटर। इस बात को लिखेंगे हम लोग, आप सबको जोड़ेंगे तो ये लगभग 1.5 मान लीजिए, 1.5 और ये 2.5, ये 3 के आसपास हो गया, और ये 5, तो 8 हो गया। और ये 1.5 मान लीजिए, 1.5, तो 1.5 का मतलब 9.5। तो 9.5 के आसपास हो रहा है, लेकिन जो इसमें लिखा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जैसे जैसे साइकिल का टायर होता है, ट्यूब आप देखे होंगे, ट्यूब या गाड़ी का ट्यूब, बिल्कुल वैसे ही ट्यूब होता है कि बाहर से बस वाल है, अंदर से पूरा खाली रहता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, ट्यूब का मतलब ये है कि अंदर से खाली स्पेस है। फेलोपियन ट्यूब इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब का मतलब एकदम जैसे खाली, ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नियरली, नियरली लिख रहे हैं,
नियरली 10 सेंटीमीटर। जो अभी हम लोग 9.5 बोल रहे थे उसको 10 सेंटीमीटर हम लोग याद रखते हैं मोटी मोटा। ठीक है। फिर पूछा जाता है कि इसमें कितनी ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग ओपनिंग इन फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें दो ओपनिंग होती है। एक तो इधर यूट्रस की तरफ खुलता है और दूसरा इधर खुलता है, ओवरी की तरफ खुलता है। ठीक है। तो इसमें जो है टू ओपनिंग होती हैं। टू ओपनिंग टू ओपनिंग एक होती है यूट्रस की तरफ और दूसरा होता है ओवरी की तरफ। ठीक है। ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम। और इसके आगे जैसे यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये इनफंडिबुलम है। इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम। और उसके आगे ये सब जो स्ट्रक्चर हैं ये फिम्बरी कहलाते हैं। फिम्बरी। ठीक है। फिम्बरी, इसको साफ साफ लिखना है, फिम्बरी कहलाते हैं। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे ये हाथ है, ये इतना जैसे इंट्राम्यूरल है, इंट्राम्यूरल है, दिस इज द, ये इस्थमस है, और ये जैसे एम्पुला है, एम्पुला, फिर ये मुड़ के गया जैसे दिस इज द इनफंडिबुलम, और ये जो फिंगर्स हैं दीज आर द फिम्बरी। फिंगर से ही फिम्बरी जैसे बना है, ये फिम्बरी है, और ये जैसे इनफंडिबुलम है, और ये एम्पुला है, एम्पुला। तो कुछ बातें लिखनी है हम लोगों को। पहले तो यही बात लिखेंगे, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट, कॉलम बनाएंगे, एक में पार्ट लिखेंगे और एक में उसका लेंथ लिखेंगे कि कितना लंबा है, और इधर उसकी विड्थ कि कितना उस पार्ट की चौड़ाई है। तो लेंथ में सबसे पहले हम लोग इंट्राम्यूरल लिखेंगे, या इसी को इंटरस्टिशियल भी बोला जाता है। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल ये 1.25 सेंटीमीटर का एक स्ट्रक्चर है जिसकी विड्थ 1 मिलीमीटर होती है। और इंट्राम्यूरल के बाद जैसे इस्थमस, इस्थमस, तो इस्थमस का मतलब नेक होता है। दिस इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ 2.5 मिलीमीटर विड्थ। उसके बाद जैसे एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला इज, जैसे हम लोग बात किए कि दिस इज अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर विड्थ, 5 मिलीमीटर विड्थ। इसके बाद जैसे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और ये 6 मिलीमीटर वाइड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो हम लोग एम्पुला याद रखते थे पहले, याद करिए, हम लोग 12th में थे तो एम्पुला पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी अलग हैं और डीप हैं, जैसे थोड़ा सा ही अंतर है, 1 मिलीमीटर का ही अंतर है। 1 मिलीमीटर कोई कहे कि कुछ नहीं होता है, बहुत थोड़ी सी स्पेस होती है, लेकिन वही थोड़ा सा स्पेस अलग अलग क्वेश्चन होता है कि दिस इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम विड्थ पूछा जाता है कि मैक्सिमम विड्थ किसकी होती है। तो मैक्सिमम विड्थ इन फंडिबुलम की होती है और वो 6 मिलीमीटर। मिनिमम विड्थ ये इंट्राम्यूरल मिनिमम होता है। यहाँ पे मिनिमम लिख लेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट बनता नहीं है क्योंकि दो दो बराबर बराबर है। ठीक है। अब कुछ और बातें, ये हो गया होगा।
कुछ बातें जो पूछी गई हैं वो क्वेश्चन है। यही सब चीजें हम लोगों को धीरे धीरे समझनी है और इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, जैसे लिखेंगे कि देयर इज ए मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी यूट्रस में होनी चाहिए वो यूट्रस में न होकर के कहीं और हो गई, फेलोपियन ट्यूब में ही। ये पढ़ेंगे हम लोग ऑब्स्टेटिक्स में पढ़ेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम से चैप्टर ही है पूरा। तो वहाँ हम लोग बात करेंगे कि होने को कहीं पे भी इस ट्यूब में हो जाता है, कि जैसे यहाँ पे ब्लास्टुला स्टेज जैसे पास हो रही है, ये एंटर करती है यहाँ पे, तो यहाँ ना एंटर होकर के यहीं कहीं रुक गया, यहीं कहीं रुक गया। इसको जैसे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट ऐसे दिखता है कि जो ये जो वाल है ये बहुत पतली सी दिखती है, और ये किनारे किनारे जैसे इसमें, जैसे इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रोए टाइप के दिखते हैं, रोए, रोआ, फाइबर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर पाइए तो थोड़ा इमेजिन करिए कि किसी पर्सन को मान लीजिए छोटा हो गया और उसको यहाँ पे रख दिया गया, किसी पर्सन को यहाँ पे रख दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए इतना छोटा हो गया कि यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे जब ये जाएगा तो देखेगा क्या, इधर पूरे हेयर्स हैं, हेयर्स हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये पूरे हेयर्स हैं, ये सब अरेंजमेंट इसलिए किए जाते हैं कि जैसे जो बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर यहाँ से पास करना है, बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर, तो उसको कहीं चोट न लगे। तो ये आदमी देखेगा कि अरे पूरा हेयर ही हेयर है, जैसे हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये हेयर्स नहीं होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, सिलिया, सिलिया होती हैं ये सब। ठीक है, जो बीट करती रहती हैं और इसको आगे पहुंचाती हैं। तो ये जैसे देखेगा कि अरे अब जाएंगे कैसे, इतना डेंस सिलिया है सब। और जब आप इसको काट के देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ की जो वाल है, वाल थोड़ी सी मोटी दिखती है, वाल थोड़ी सी मोटी दिखती है और विड्थ कम हो जाती है। ये वाल है, वाल एकदम मोटी सी दिखती है यहाँ पे। जैसे काट करके इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो वाल है इसमें भी सिलिया दिखेंगे। लेकिन जैसे ये आदमी यहाँ पहुंच गया, जैसे ये इंसान यहाँ पहुंच गया, यहाँ देख रहा है कि कैसा दिख रहा है अंदर से, तो हम लोग को बता रहा है कि ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और जब यही यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ क्या देखेगा, यहाँ तो बिल्कुल जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है बिल्कुल मामूली सी एकदम ओपनिंग दिख रही है, हल्की सी ओपनिंग दिख रही है, और चारों तरफ एकदम वाल ही वाल है, वाल ही वाल है, जो बहुत थिक वाल होती है ये। ठीक है, तो ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये जो इंसान पहुंच गया, तो ये आगे चल करके इंसान ही बनता है, लेकिन इंसान की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ये रास्ते यहाँ से अचीव करने हैं, ओवम, ओवम को जाना रहता है, यहाँ से ओवम को वहाँ जाना रहता है, तो ऐसे ही पहुंचाया जाता है। बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखा गया है कि होने को कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा होता है एम्पुला में, एम्पुला में, एम्पुला में। और ऐसी प्रेगनेंसी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ, कहाँ जहाँ जगह होना चाहिए वहाँ नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी है कहीं और है, तो ऐसे में ट्यूबल ये जो रप्चर होता है, फट जाती है, क्योंकि जगह नहीं है, फट जाता है तो बहुत सीवियर पेन और बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर, हाईलाइट कर लीजिएगा, ट्यूबल अबॉर्शन।
तो ट्यूब यानी कि ट्यूब में से कहाँ पे सबसे ज्यादा अबार्शंस होंगे, तो अबार्शन वही होगा जहाँ पे प्रेगनेंसी हुई है, एम्पुला। एम्पुला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। ट्यूबल अबार्शन और ट्यूबल रप्चर में अंतर होता है। अबार्शन का मतलब वहां पे जैसे कंसीव हुआ था और वो जैसे अबार्ट कर गया है। रप्चर का मतलब फट जाता है। कई बार किसी और बीमारियों में भी फटता है फैलोपियन ट्यूब, पढ़ेंगे हम लोग। कुछ और बीमारियां होती हैं जिसमें फट जाता है, तो जो फटता है सबसे ज्यादा रप्चर होता है, वो देखा गया है इस्थमस से फटता है। इस्थमस से फटता है ये वाला जो पार्ट, ठीक है, इस्थमस से सबसे ज्यादा फटता है। एक और बात, मोस्ट कॉमन साइट, प्राइमरी साइट, प्राइमरी साइट फॉर पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत कॉमन काज है हम लोगों के यहाँ इंडिया में, प्राइमरी साइट फॉर पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई लेडी आपसे बस कंप्लेन करेंगी कि कमर में दर्द होता रहता है, कमर में दर्द होता रहता है, और जैसे मेंसेज इरेगुलर है, मेंसेज इरेगुलर रहते हैं, और जैसे जो कंप्लेन आएगी वो आपको वो इनफर्टिलिटी की आती है कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो इन बीमारियों की वजह से, इन बीमारियों की वजह से जैसे यहाँ पे टीबी का बैक्टीरिया आया और इन्फेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ, लड़ाई चली, इन्फ्लामेशन चला, तो जगह ही कितनी है, जगह ही कितनी है, 1 मिलीमीटर तो है, तो ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये बहुत जल्दी ब्लॉक होता है। ठीक है, आप बहुत ऐसा सुनेंगे कि लोग आपसे बताते हैं कि देयर इज ट्यूबल ब्लॉकेज, ट्यूब जैसे ब्लॉक कर गई है। इधर नहीं ब्लॉक होता है, इधर तो बहुत स्पेस है, इधर टीबी का इन्फेक्शन हो कोई बात नहीं, जगह है, लेकिन जब यहाँ होता है तो परेशानी हो जाती है, क्योंकि ये जैसे ब्लॉक कर देता है। इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद जैसे कुछ टिश्यू बनते हैं और वो टिश्यू इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है। तो ओवम कहाँ से आएगा, ओवम कहाँ से आएगा? तो पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस के लिए जैसे ये फैलोपियन ट्यूब ही सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज अ प्राइमरी साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे फीमेल नसबंदी के नाम से जानते हैं, मेल में बोला जाता है, तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी वो यहाँ किया जाता है। इस्थमस को यहीं काट करके बांध देते हैं, दोनों को अलग अलग करके काट के बांध देते हैं, ठीक है, ट्यूबेक्टमी ये इस्थमस पे किया जाता है। इस्थमस पे किया जाता है कि इनको काट करके यहाँ से दोनों को अलग अलग लाइगेट कर दिया गया है, इसको मोड़ करके ऐसे लाइगेट किया जाता है, मोड़ करके लाइगेट कर दिए जाते हैं, बांध देते हैं, ये ट्यूबेक्टमी कहलाता है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग को जानना। अगली बात, हम लोग ओवरी की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में ओपनिंग होती है, यहाँ भी ओपन होता है, बिल्कुल ओपन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे ऐसे है। आप इसको ऐसे नीचे से देखिएगा तो दिखेगा कि अरे तो पूरा सुरंग जैसा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह की बात होती है। अगली बात, ओवरी। ओवरी हेडिंग डालेंगे, ओवरी। हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स को देख रहे हैं, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की एनाटॉमी हम लोग देख रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे ओवरी। फिर एक फिगर बनाएंगे,
ये जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी होता है, ये मसल्स हैं, यूट्रस की मसल्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे यहीं पे एक स्ट्रक्चर है, पेल्विक आर्गन में ही होता है, पेल्विक कैविटी में ही होता है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। और इसमें जैसे ओपनिंग होती है इधर, ये ओवरी होती है, और ये ओवरी ऐसे हवा में नहीं लटकी रहती है, इसको इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से जैसे बांध दिया गया है, यहाँ से जैसे बांध दिया गया है, यहाँ से लिगामेंट से बांध दिया गया है। ठीक है, इसको बांध दिया गया है, और इधर भी बांधना पड़ेगा। इधर जो पेल्विक वॉल है, जैसे ये कोई लेडी है, आप इस फिगर को इमेजिन करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस समय, वो हम लोग जैसे ये यूट्रस हो गया, और ये फेलोपियन ट्यूब है, और ये जैसे ओवरी है, तो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं इस समय, यहाँ की बात कर रहे हैं, ये जो रेड, ये जो हम लोग का एरिया है। ठीक है, तो एक तरफ इसको यूट्रस से बांध दिया जाता है, इसे यूट्राइन लिगामेंट बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर से इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, यूट्राइन लिगामेंट्स क्या होता है। और ये तो जैसे इनफंडिबुलम है, ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम, और इसके ऊपर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी होती हैं ये, फिम्बरी। और इधर से जैसे बांध दिया गया यूटेराइन लिगामेंट से, दिस इज द यूटेराइन लिगामेंट, यूटेराइन लिगामेंट। पूछा जाता है क्या करता है ये यूटेराइन लिगामेंट, कनेक्ट ओवरी टू यूट्रस। दूसरा, एक और यहाँ से स्ट्रक्चर, जैसे इधर से बांधा गया है, इधर से बांधा गया है ओवरी को, दिस इज, ये ये होता है, इसके ये ऊपर रहता है, जो फिमरी है ये ऊपर है, और ये जो धागा है जो बांधा गया है ये नीचे रहता है, ये नीचे रहता है। और यहीं से जो आर्टरी और वेन आती हैं, सब यहीं से आती हैं, इधर ही से घुसती हैं इसमें। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है, ये जैसे पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देती हैं, और इसको बोलते हैं कि दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। इन नामों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ये, सस्पेंसरी लिगामेंट। और यहीं पे एक जगह होती है, ये यहाँ पे इसको हाइलम बोलते हैं, हाइलम, और यहीं हाइलम से आर्टरी और वेन एंटर करती हैं इसमें। अभी हम लोग उसको फिर से अभी बड़ा करके देखेंगे। तो हम लोग क्या देखे अभी तक, हम लोग ये देखे कि दिस इज द यूट्राइन लिगामेंट, एंड दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड दिस स्पेस, ये जो खाली जो स्पेस है, ये आगे की तरफ जो दिखता है, दिस इज द मीजोवेरियम, मीजोवेरियम कहलाता है, दिस इज द मीजोवेरियम। तो ये जो स्पेस है, ये मीजोवेरियम स्पेस है, और आगे की तरफ होता है, ये 3D स्ट्रक्चर है, और एक तरह से ये पूरा जो मिला करके यहाँ तक, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ तक, ये पूरा, ये ब्रॉड लिगामेंट कहलाता है, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड नाम ही है, तो बहुत बड़ा ये ब्रॉड होता है, पूरा यहाँ से जैसे यहाँ तक ये ब्रॉड लिगामेंट होता है, कि जैसे पीछे से ये पूरे यूट्रस को भी सपोर्ट कर रहा होता है, और ओवरी को भी सपोर्ट कर रहा होता है, नहीं तो ओवरी
कहाँ रखी जाएगी? ओवरी ऐसे तो जैसे लटकी है, और इसको जैसे इधर से पकड़ा गया है, इधर से भी पकड़ा गया है, और इधर से यूट्राइन लिगामेंट पकड़ा है, और इधर से जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट पकड़ा है, पीछे से ब्रॉड लिगामेंट पकड़ा हुआ है, और आगे से मेजोवेरियम पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। और जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब, इसके भी किनारे किनारे एक लिगामेंट होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग राउंड लिगामेंट बोलते हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। राउंड लिगामेंट, ये सब चीजें अक्सर समझ में नहीं आती हैं कि क्या है ये राउंड लिगामेंट। तो हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग ओवरी की बात करें। यहाँ पे लिखेंगे कि ओवरी, ओवरी इज ए ओवल स्ट्रक्चर, ओवल अंडा जैसा ओवल स्ट्रक्चर होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है, पिंक कलर का होता है, पिंकिश ग्रे कलर, इसको बोलते हैं कि दिस इज द पिंकिश ग्रे कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी साइज होती है, साइज आप देख रहे होंगे 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। तो जो चौड़ाई है दिस इज 2 सेंटीमीटर वाइड, 2 सेंटीमीटर वाइड होता है। ठीक है, अगली बात, अगली बात ये है यूट्राइन लिगामेंट। यूटेराइन लिगामेंट क्या करता है? तो यूट्राइन लिगामेंट जो होता है, ये कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस से। कनेक्ट, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वहां पे समझ में ही नहीं आता है कि क्या होता है ये यूट्राइन लिगामेंट कौन सा है, हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। यूट्राइन लिगामेंट बहुत सिंपल सी बात है, कनेक्ट करता है यूट्रस को ओवरी से। ठीक है, ये जो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये हम लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट, ये वाला सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है? ये कनेक्ट करता है पेल्विक वॉल को ओवरी से। कनेक्ट पेल्विक वॉल एंड ओवरी, पेल्विक वॉल और ओवरी को कनेक्ट करता है। मीजोवेरियम क्या है? यहाँ लिख रहे हैं मीजोवेरियम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक बार चीजें समझ में आ गई तो फिर कभी नहीं भूलती हैं। मीजोवेरियम क्या होता है? ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है। जैसे मीजोवेरियम आगे चल करके ब्रॉड लिगामेंट से पीछे की तरफ जुड़ता है, ये आगे होता है, ब्रॉड लिगामेंट पीछे होता है। ठीक है, तो ये भी कनेक्ट करता है ये टू, इससे ब्रॉड लिगामेंट से, ब्रॉड लिगामेंट से ये कनेक्ट करता है, ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्ट करता है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली। एक और लिखेंगे राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, इसका नाम ही है राउंड, तो ये फेलोपियन ट्यूब के राउंड होता है, अराउंड होता है, राउंड लिगामेंट। ठीक है, राउंड लिगामेंट ये किनारे किनारे यहाँ होता है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ये जैसे राउंड होता है, राउंड स्ट्रक्चर अराउंड, अराउंड फेलोपियन ट्यूब, ये जैसे फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है, फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है। कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फेलोपियन ट्यूब को कौन सा लिगामेंट सपोर्ट करता है, तो राउंड लिगामेंट फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करता है, ये जो हम लोग बनाए हैं। ठीक है, हालांकि आगे चल करके वो भी पेल्विक वॉल से ही जुड़ जाता है। ठीक है, अब एक चीज
यहाँ से, यहीं से, ये दिस स्पेस इज द हाइलम, हाइलम, और यहीं से आर्टरी भी, ये वेन भी जाती निकलती है, और यहीं से आर्टरी भी आती हैं, ओवेरियन आर्टरी यहीं से आती हैं, और यहीं से नर्व भी जाती हैं, नर्व भी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाइलम, यहाँ से किनारे से जाती हैं, हाइलम, हाइलम, ये स्पेस होता है, स्पेस, स्पेस फ्रॉम वेयर यूटेराइन, ये ओवेरियन, ओवेरियन आर्टरी, वेन एंड नर्व ये एंटर करती हैं, एंटर्स इनटू ओवरी। अगली बात, ब्रॉड लिगामेंट के कंटेंट पूछे जाते हैं। अब ये बात आपको बहुत इजीली समझ में आएगी कि ब्रॉड लिगामेंट में होता क्या क्या है। यही बात ये कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन, ब्रॉड लिगामेंट में होता क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। जो ब्रॉड लिगामेंट है उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो पहला चीज ये यूटेराइन लिगामेंट, यूटेराइन लिगामेंट इसी का पार्ट है। दूसरा ये सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आप समझिए इन बातों की गहराई को, हल्के में मत लीजिए कि ये तो ऐसे ही है। और ये राउंड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट भी ब्रॉड लिगामेंट में ही है, राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन, ओवेरियन ये नहीं होता है, मेजोवेरियम नहीं होता है, ये आगे की तरफ होता है। ठीक है, तो मेजोवेरियम को भी उसी में नहीं गिन लीजिएगा। ओवेरियन आर्टरी, आर्टरी, वेन और नर्व, इतने स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर देखिएगा मिलेगा ये। ठीक है, अगली बात, अगली बात ये है, थोड़ी सी हम लोग ओवरी की बात करेंगे। यहीं पे लिख रहे हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है। अभी हम लोग बात किए कि जैसे कोई बच्ची है, तो आप देखेंगे कि जैसे यूट्रस, और ये जैसे यहाँ पे ओवरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक वनली, वनली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एब्डोमेन में ही होता है। यही केवल एक ऐसा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है जिसपे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है। वनली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हैविंग, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, नो पेरिटोनियल कवरिंग। हम लोग पूरी पेरिटोनियम की बात करते रहते हैं मेडिसिन में। इसमें जैसे पेरिटोनियम की जो कवरिंग है पूरे एब्डोमेन की कैविटी है, तो उस पे ओवरी में इसकी कोई, जैसे इसको नहीं लपेट के रखा गया है। ओनली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर हैविंग नो पेरिटोनियल जैसे कवरिंग, कवरिंग। एक और बात, एक और बात ये है कि जैसे ये ओवरी है, ओवरी, इसी को हम लोग बड़ा कर दिए, तो ओवरी यहाँ पे लिखेंगे कि ओवरी इज सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और इनकी जो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, ये
सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, और ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। यहीं से आगे चल करके हम लोग बात करेंगे कि कुछ फॉलिकल्स बनती हैं, वो हम लोग जब मेंसेस की बात करेंगे, फिजियोलॉजी की बात करेंगे, वहाँ बातें होंगी। अभी तो नॉर्मल एनाटॉमी देख रहे हैं हम लोग। नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम होता है सिंगल सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है ओवरी ये, और इसे हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। अगली बात अगली बात यह है कि यूट्रस और ओवरी की हम लोग ब्लड सप्लाई देखने जा रहे हैं, दोनों एक साथ देखेंगे। हेडिंग डालेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ यूट्रस एंड ओवरी। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ यूट्रस एंड ओवरी। यूट्रस और ओवरी को कहाँ से ब्लड मिलता है? तो यहाँ जैसे यूट्रस बनाएंगे, ये यूट्रस, और इधर इधर ये जैसे ओवरी। तो होता क्या है कि जैसे हार्ट है, हार्ट, तो हार्ट से निकल करके यहाँ से जो एब्डोमिनल, ये जो अओर्टा आ रहा होता है, एब्डोमिनल अओर्टा पेट की तरफ, ठीक है, ये मेन अओर्टा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे जब आ रहा होता है, दिस इज द एब्डोमिनल अओर्टा, पेट में आ रहा होता है एब्डोमिनल अओर्टा। यही एब्डोमिनल अओर्टा जब कमर की तरफ पहुंचता है लंबर पे, तो L2 रीजन पे, लंबर के सेकंड वर्टिब्रा वाले रीजन पे, दिस इज L2 पोजीशन, ये L2 पोजीशन कहलाता है। और यहाँ से डायरेक्ट एक आर्टरी निकलती है जो डायरेक्ट ओवरी में जाती है। यहाँ के हाइलम होता है, हाइलम से एंटर कराएंगे हम लोग ताकि याद रहे कि हाइलम होता है और वहीं से एंटर करती है, ठीक है। ये हाइलम से एंटर कर जाती है। ये दिस इज द ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी इज ए पार्ट ऑफ, या इज ए ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल aorta, ठीक है। दिस इज द ओवेरियन आर्टरी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIA PGT 2 साल पहले पूछा गया था। यही जब एब्डोमिनल aorta और नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ, तो इसको पैरों में सप्लाई देना है, दोनों लेग में जाता है, दोनों लेग में। तो दिस इज द कॉमन इलियक, ये कॉमन इलियक है, और यही आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक में डिवाइड होता है, ठीक है। दिस इज द कॉमन इलियक आर्टरी। खैर ये सब हम लोगों को नहीं जानना है। ये एक्सटर्नल इलियक कॉमन इलियक का ही ब्रांच है। एक्सटर्नल इलियक, क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं जाना है और ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं। दिस इज द इंटरनल इलियक, ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी से ही यहीं से ब्रांच निकलती है, ठीक है, और यही यही यूट्रस में जाती है, यूट्रस में सप्लाई देती है।
ठीक है, दिस इज द यूटराइन आर्टरी, यूटराइन आर्टरी। तो यहाँ लिखेंगे कि जो ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अorta। इसकी जो सप्लाई होती है वो लिखना है, वो होती है फ्रॉम एब्डोमिनल अorta। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्डोमिनल अorta। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ कहाँ हम लोग टिक लगाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा, जैसे यूटराइन आर्टरी, यूटराइन आर्टरी, तो यूटराइन आर्टरी इज ए पार्ट ऑफ ये इंटरनल इलियक आर्टरी। कभी ना ऑप्शन रहे इंटरनल इलियक तो कॉमन इलियक आर्टरी रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक जब भी ऑप्शन आए हैं उसमें इंटरनल इलियक रहा ही है। एक्सटर्नल इलियक मत लगा दीजिएगा, एक्सटर्नल इलियक ये है, एक्सटर्नल इलियक दूसरी जगह दूसरे तरफ जाता है, पैरों की तरफ, और ये इंटरनल इलियक अंदर की तरफ जाती है, घूम करके यूट्रस की तरफ आती है। फ्रॉम इंटरनल को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जब भी इंटरनल ऑप्शन दिया जाएगा तो उसके साथ एक्सटर्नल भी दिया जाएगा। इंटरनल इलियक, इलियक आर्टरी, IIA, इसको याद रखिएगा। IIA का मतलब इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अगली बात, आर्टरी, आर्टरी की सप्लाई हो गई, और वेन्स की सप्लाई, किसमें से ब्लड कैसे निकलता है, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी पूछा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे वेनस सप्लाई ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, वेनस। एक बात यहाँ और लिखेंगे, जो इंटरनल इलियक आर्टरी है उसे हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के भी नाम से बोलते हैं, आल्सो नोन एज इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, आल्सो नोन एज हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। हो सकता है कि कभी आपको ऑप्शन में इंटरनल इलियक न मिले। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक का मतलब जैसे हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में होता है, इसीलिए इसको हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी बोलते हैं। हो सकता है इंटरनल इलियक आर्टरी न मिले ऑप्शन में, तो ऐसे में ये नहीं कह रहे ये तो बहुत डीप पूछ लिया गया, बाहर का क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है, इंटरनल इलियक नहीं मिलेगा तो हाइपोगैस्ट्रिक मिलेगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी को ही बोलते हैं, वो वाला ऑप्शन टिक करना है। फिर वेनस सप्लाई या वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज ऑफ यूट्रस एंड ओवरी, यूट्रस और ओवरी की वेनस ड्रेनेज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और इधर ओवरी है, इधर भी ओवरी है, दो ओवरी होती हैं। एक एक महीने इनका काम होता है कि जैसे इस मंथ जो मेंसेस आएंगे वो इनका काम है, यहाँ से फंक्शन होगा। अगले महीने ये आराम करती है, फिर ये नेक्स्ट मंथ इसका काम होता है। यानी कि पूरे ईयर के दौरान, पूरे साल भर में 6 मंथ राइट राइट ओवरी वर्क करती है, यहाँ से मेंसेस का रेगुलेशन होता है, और बाकी 6 मंथ ये, और अल्टरनेट करके। कभी कभी आप देखिएगा उन फीमेल्स में, हम लोग बात करेंगे PCOD, कई बार इसी में बीमारी हो जाती है, सिस्टिक, सिस्ट बन जाती है। ठीक है, और ये इरेगुलर शेप की होती भी है कई बार,
जो अल्ट्रासाउंड करने वाले लोग होते हैं वो अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को सिस्ट मान लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है देखने वाले। कभी हड़बड़ी में है कि कभी झगड़ा करके आए हैं कहीं से, ठीक है, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने काम पे, तो कई बार इस तरह के रिपोर्ट आपको बना के भेज देते हैं। तो आप देखेंगे कि जिनके एक ओवरी में सिस्ट होता है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में कहीं पर भी, उनमें देखेंगे आप अगर एक में है तो एक महीने मेंसेस सही से नहीं आएंगे, अगले महीने सही से आते हैं, क्योंकि अगला महीना इस ओवरी का काम है। फिर अगले बार यहाँ से इरेगुलर आएगा, फिर अगली बार सही आएगा। लोग इस तरह की बात बताती हैं। तो ये बात आपको जानना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इसलिए कि अल्टरनेट काम करती हैं दोनों ओवरी। अगली बात, ये जो एब्डोमिनल अओर्टा, ये जो इंफीरियर वेना केवा जा रही है नीचे से ब्लड लेकर के, ठीक है, यूट्रस के ऊपर ही बना रहे हैं, ये जा रही है ब्लड को लेकर के नीचे से, ब्लड को लेकर के नीचे से जा रही है। तो ये जो राइट वाली ओवरी है, राइट राइट वाली जो ओवरी है, ये अपना जो वेनस ड्रेनेज है ये डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में करती है। डायरेक्ट अपना जो ब्लड है ये इंफीरियर वेना कवा में, ये आईवीसी है, इंफीरियर वेना कवा में अपना ब्लड डाल देती है। लेकिन जो लेफ्ट वाली डायरेक्ट नहीं डालती। ये है, ये ये जैसे किडनी से आ रही है, किडनी से आती है, ये रीनल वेन होती है, किडनी से आ रही है ब्लड सप्लाई लेकर के, दिस इज, ये किडनी है एंड दिस इज द रीनल वेन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रीनल वेन है। और ये जो लेफ्ट ओवरी होती है ये अपना जो ब्लड है वो इसी में डालती है, ठीक है, इसी में डालती है। यहाँ से ब्लड जाता है रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में। इस बात को लिखेंगे। राइट ओवरी, राइट ओवरी जो अपना ड्रेनेज करती है ये इनटू आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा में डायरेक्ट। लेकिन जो लेफ्ट ओवरी है, लेफ्ट ओवरी, ये इम्पॉर्टेंट पूछा जा चुका है, ये हर बात ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो लेफ्ट ओवरी है ये ड्रेन करती है, ड्रेन इनटू लेफ्ट लेफ्ट रीनल वेन, यही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कि जो लेफ्ट लेफ्ट का ही पूछते हैं वो लोग, क्योंकि राइट का तो जानते हैं कि लोग बता देंगे, लेफ्ट वाला पूछते हैं। और लेफ्ट वाला पे हम लोग ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं कि लेफ्ट वाला जो है ये रेनल वेन में ही अपना वेन ये ड्रेनेज करती है। और जो यूट्रस है, यूट्रस की बात हम लोग कर लें, ये जैसे यूट्रस है, यूट्रस, तो जैसे यूट्राइन आर्टरी आई है, यूट्राइन आर्टरी जैसे आई है वैसे ही यहाँ से यूट्राइन वेन्स निकलती हैं, ठीक है। ये सभी यूट्राइन वेन्स हैं, यूट्राइन वेन्स हैं। और ये यूट्राइन वेन्स वहीं जाकर के जुड़ जाती हैं, कहाँ, जहाँ से आई हैं, इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल इलियक वेन। और इंटरनल इलियक वेन से जुड़ने के बाद वो डायरेक्ट ड्रेन होती हैं इंफीरियर वेना कवा में, और वहाँ से उनका ड्रेनेज पहुँच जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूट्रस की बात, यूट्रस का जो ड्रेनेज होता है, वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज, ये होता है थ्रो थ्रो यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन वेन, यूटेराइन वेन। और यूट्राइन वेन जाती है इंटरनल इलियक वेन में जाकर के ड्रेन करती है, इंटरनल इलियक वेन। और इंटरनल इलियक वेन जाकर के इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन कर देती है। डायरेक्ट नहीं, पहले तो कॉमन कॉमन इलियक में जाएगी, कॉमन इलियक के बाद इंफीरियर वेना कावा में जाती है, ठीक है। ये वेनस ड्रेनेज की बात हो गई, यूट्रस और ओवरी दोनों की। अगली बात, नर्व सप्लाई, लिखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस एंड ओवरी।
narrow supply of uterus and ovary, यूट्रस और ओवरी की नर्व सप्लाई। तो जैसे ये यूट्रस है और ये ओवरी, और ये जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई फीमेल है, पीछे से हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ये ये जो यूट्रस और ओवरी हैं वो भी इन्हीं की बॉडी में है, हम लोग अलग करके देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा इनके बीच से अंदर से नर्व आई रहती है, ठीक है। तो दिस इज द थोरेसिक वाली 10 नंबर की वर्टिब्रा है, जिसे T10 बोलते हैं। दिस इज द T11 एंड दिस इज द T12। थोरेसिक 12 ही होती हैं, 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो थोरेसिक 12 ही 12 पीछे से देख रहे हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी को, T12 वर्टिब्रा है। उसके बाद जैसे लंबर शुरू हो जाता है, तो दिस इज द L1। तो यहाँ से इनके बीच से निकलती है एक नर्व, यहाँ से इनकी ब्रांच निकलती है, और यहाँ से इनकी, ये तीनों मिल करके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और नीचे की तरफ। तो और नीचे की तरफ जैसे सेक्रम शुरू हो जाता है, तो सेक्रम का तो पहला नहीं, जैसे ये जो बोन होती है यहाँ पे, दिस इज यहाँ पे S2, सेक्रम का 2, एंड दिस इज S3, एंड दिस इज S4। S2, S3, S2, S3, S4 ये तीनों मिलती हैं यहाँ से, और ये एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको बोलते हैं, दिस इज द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब जैसे जाल, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और ये नीचे बनाती हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और ये खुद भी जुड़ी रहती हैं। दिस इज द राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड दिस इज द लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एंड दिस इज द राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व पूछा जाता है कि जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस हैं और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस हैं, ये दोनों जुड़ी कैसे रहती हैं, ठीक है। अब काम की बात, यहाँ जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस हैं, इनसे जाती है ओवरी की सप्लाई। कहाँ से जाता है? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये ओवरी में जाता है, ठीक है। ओवरी को सप्लाई जाती है फ्रॉम द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस एंड फ्रॉम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सेस। यहाँ से इनकी सप्लाई जाती है यूट्रस को। ये जैसे बना रहे हैं, इनकी सप्लाई यूट्रस को चली जाती है, ठीक है। तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से ओवरी की सप्लाई है ऊपर वाले से, और नीचे वाला जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, जिसमें ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व
और राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये दोनों जुड़ती हैं, और ये जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनी है, ये T10, इनके दोनों के बीच से नर्व निकलती है, जिसमें T10, T11, T12 और L1 ये पार्टिसिपेट करती हैं। और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के बनने में S2, S3, S4 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हैं वो कौन कौन सी नर्व मिल करके बनाती हैं, और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हैं उनको कौन कौन सी नर्व मिल करके बनाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और अक्सर जैसे हम लोग रटते हैं तो रटना नहीं है, और रटने वाले क्वेश्चन वो लोग गलत करा देते हैं। ठीक है, विद दिस, इसके साथ हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ द फीमेल जेनाइटल आर्गन, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, और जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और टेस्ट में आपके यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।